हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैराक्वाट डाइक्लोराइड। ये हर्बिसाइड से रिलेटेड टॉपिक है जो वीड साइंस के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक किसानों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जितने हमारे एग्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले दो टर्म का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक है वीड यानी खरपतवार और दूसरा है हर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी। आशा है कि आप इन दोनों टर्म के विषय में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनके विषय में प्राप्त कर लेते हैं। खरपतवार यानी वीड क्या होते हैं? ये वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो किसी भी फील्ड में या खेतों पर जो आपकी मेन फसल होती है उसके बीच में बिना उगाए ही उगते हैं, और किसानों के लिए ये लाभदायक की तुलना में हानिकारक अधिक होते हैं। वो कहलाते हैं खरपतवार, जो मुख्य फसल के साथ कंपटीशन करते हैं और उसके वृद्धि और विकास में बाधा डालते हैं। वो कहलाते हैं खरपतवार। अब हर्बिसाइड यानी शाकनाशी क्या होते हैं? हर्बिसाइड ये वे रसायन होते हैं जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे कहलाते हैं हर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी या खरपतवारनाशी। अब हम लोग जानते हैं पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो होता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये किस तरीके से किसान इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड है इसके टॉक्सिकेंट की बात करें, इसकी विषाक्तता की बात करें तो 24% SL यानी कि सॉल्यूबल इन लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो इसमें टॉक्सिकेंट है वो 24% है, और जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड हर्बिसाइड है ये लिक्विड में घुलनशील होता है, यानी ये बहुत ही शीघ्रता से जल में घुल जाता है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे अपनी फील्ड पे तो वाटर में मिलाने पर ये बहुत ही जल्दी उसमें घुलनशील हो जाता है। ठीक है, अब पैराक्वाट डाइक्लोराइड की बात करें तो अलग अलग कंपनियां जो हैं वो इसे अलग अलग नामों से बनाती हैं। ठीक, उसको यहाँ पे मेंशन करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है जब शुरुआत हुई थी इस हर्बिसाइड की तो सबसे पहले ये मार्केट में ग्रामोक्सोन के नाम से फेमस हुआ था, यानी जो इसका ट्रेड नेम है वो है ग्रामोक्सोन। इसी नाम से ये मार्केट में सबसे पहले फेमस हुआ था। ठीक है, जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग अगर बात करें तो जानते हैं कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो होता है ये खेतों में किस तरीके से कार्य करता है। पहला पॉइंट, जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है ये बहुत सारे खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आता है, जिसमें आपका मुख्य रूप से आता है जैसे घास कुल के जितने खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, जितने एनुअल वीड्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, जो शैतान खरपतवार होते हैं नॉक्सियस वीड उनको नष्ट करने के लिए, जिसमें आता है मोथा, दूब घास, अमरबेल, इन सभी को नष्ट करने के लिए, जितने भी सेजेस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें साइप्रस रोटेंडस वगैरह आते हैं। ठीक है, बात करें जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, ठीक, ग्रासी और नॉक्सियस वीड को इसमें समाप्त करने के लिए तो ये बहुत ही उचित रूप से कार्य करता है, लेकिन जो सेजस होते हैं उनमें एक कंडीशन होती है कि जो सेजस होते हैं इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं या इनकी जड़ों में राइजोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नट वगैरह पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है जब इसका स्प्रे हम करते हैं, ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जिन पार्ट पर इसका स्प्रे किया जाता है वो पार्ट तो नष्ट हो जाता है, लेकिन इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं यानी कि राइजोम पाए जाते हैं, जिससे इसका ऊपरी पार्ट तो पौधा नष्ट हो जाता है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें जो गांठें होती हैं, राइजोम होती हैं, नट होते हैं, उनके माध्यम से ये कुछ समय के पश्चात पुनः अपनी वृद्धि कर लेता है, और आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात सेजेस आपकी फील्ड पे पुनः दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। ये कैसा हर्बिसाइड है? ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी जब फार्मर्स अपनी फील्ड पे इनका प्रयोग करता है तो वैसी कंडीशन में उसे ध्यान रखना होता है कि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये एक कॉन्टैक्ट टाइप का भी हर्बिसाइड है। ये एक कॉन्टैक्ट टाइप का हर्बिसाइड है।
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लो ये हमारा फील्ड है। अब यहाँ पे आपकी मुख्य फसल कोई भी ले सकते हो, धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, जो भी आपको लेनी हो वो फसल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक, तो जो आपका पैराक्वाट डाइक्लोराइड हर्बिसाइड होता है, इसका प्रयोग फील्ड में करते समय हमको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, अर्थात ये आपके खरपतवारों को नष्ट करने के साथ साथ जो आपकी मुख्य क्रॉप्स होती हैं उनको भी नष्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है। जो सेलेक्टिव टाइप के हर्बिसाइड होते हैं वो सिर्फ खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी आपके खेत में जो भी फसल लगी होगी खरपतवारों के अतिरिक्त, वो कुछ भी हो सकती है, यदि उस पर इसका स्प्रे पड़ जाता है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट टाइप का हर्बिसाइड है, जो भी पार्ट इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, जो भी क्रॉप इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, ये उसे नष्ट करने का कार्य करेगा। अर्थात जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, इसका प्रयोग खेतों में मुख्य फसल के बीच में जो इंटर स्पेस होता है उसमें करना चाहिए। ठीक है, आपको स्प्रे करते समय ध्यान रखा जाता है कि मुख्य फसल पर इसकी बूंदों का छिड़काव ना किया जाए, या मुख्य फसल पर इसकी कोई भी बूंद ना पड़े, अन्यथा आपकी जो मेन क्रॉप होगी वो भी नष्ट हो जाएगी और वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगी। जितनी भी आपकी मुख्य फसलें होती हैं जिसमें शुगर केन आ जाता है, ठीक है, मेज आ जाता है, जिनमें इंटर स्पेस दूरी ज़्यादा होती है, वहाँ पे पैराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग करना उचित होता है। जबकि जो आपकी गेहूँ है या धान हो गया, इसमें इंटर स्पेस दूरी कम होती है, वीट में लगभग 22 सेंटीमीटर और राइस में 20 सेंटीमीटर, यानी इतने कम स्पेस में पैराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि जब स्पेस कम होगा और वैसी कंडीशन में आप वहाँ पे स्प्रे करेंगे, यदि आपका स्प्रे खरपतवारों के अतिरिक्त मुख्य फसल के किसी भी पार्ट पे पड़ जाता है तो आपकी मुख्य फसल नष्ट हो जाएगी और आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपका जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और ये एक कॉन्टेक्ट टाइप का हर्बिसाइड होता है। मान लो ये कोई एक खरपतवार है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड हर्बिसाइड होता है, इसका स्प्रे करते हैं जब, तो इसका स्प्रे जिस पार्ट पे किया जाता है, मान लो आपने इतने पार्ट पे स्प्रे किया तो इतना पार्ट नष्ट हो जाएगा, लेकिन शेष पार्ट नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट टाइप का हर्बिसाइड है, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड नहीं है, ये संपर्क शाकनाशी है। जो पार्ट संपर्क में आएगा ये उसे नष्ट करने का कार्य करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पे जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है ये जीरो अवशेष शाकनाशी होता है या फिर नॉन रेजिडुअल शाकनाशी होता है। कहने का तात्पर्य है पैराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग आप जीरो टिलेज में कर सकते हैं या वैसी कंडीशन में जहाँ पर कंजर्वेशन टिलेज को अपनाया जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करना उचित होता है, क्योंकि ये नॉन रेजिडुअल होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो इसकी विषाक्तता होती है वो फील्ड में कुछ समय के लिए ही रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जीरो टिलेज में या कंजर्वेशन टिलेज में जब आपको मुख्य रूप से अगली फसल लेनी होती है तो उससे पहले, ठीक है, जो खेतों पर आपकी क्रॉप रेजिड्यू होती हैं, जो फसलों के अवशेष होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। और पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो होगा उसका स्प्रे करने से वहाँ पे जितने भी खरपतवार होंगे वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, जो भी फसल का अवशेष होगा वो पूरी तरीके से वहाँ पे नष्ट हो जाएगा और अगली फसल की बुआई आप आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पे जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि ये जल में बहुत ही शीघ्रता से घुल जाता है और साथ ही साथ ये जब मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है, खरपतवारों पे इसका प्रयोग किया जाता है, तो फिर वहाँ पे ये बहुत ही शीघ्रता से कार्य करता है, क्योंकि जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है 24% SL सॉल्युबल लिक्विड के अंतर्गत, तो ये खरपतवारों पर इसका स्प्रे करने के पश्चात लगभग 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि पौधों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो बात अलग है कि 8 से 10 दिन बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे सेजस टाइप के जो खरपतवार होते हैं वो पुनः वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनकी संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी होगी। ये जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, इसके प्रयोग की बात करें तो इसकी जो मात्रा है, इसकी जो रिकमेंडेड मात्रा है
0.5 kg AI अपॉन हेक्टेयर, ये इसकी रिकमेंडेड मात्रा है। AI अपॉन हेक्टेयर से क्या तात्पर्य होता है, यहाँ पे टोटल डोज निकालने के लिए आपको बताया गया होगा, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है रिकमेंडेशन अपॉन फार्मूलेशन इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है टोटल डोज को निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिकमेंडेशन क्या दी गई है, तो रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई है 0.5 kg AI अपॉन हेक्टेयर। ठीक, फॉर्मूलेशन क्या है, तो इसका फॉर्मूलेशन है 24%, 24 इंटू 100। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा समथिंग में, आप कह सकते हो 2 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, इसकी जो डोज निकल के आएगी, इसकी जो टोटल डोज निकल के आएगी वो आएगी 2 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग करने के लिए जो वाटर अमाउंट की आवश्यकता होती है वो लगभग पर लीटर के लिए 500 लीटर वाटर अमाउंट पर्याप्त होता है स्प्रे करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसकी पर लीटर वाटर के लिए डोज निकालेंगे तो वो आएगी लगभग 4 से 5 ml पर लीटर वाटर। ठीक है, जब आप नैपसैक के द्वारा स्प्रे करते हैं या फिर मशीनरी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे जब स्प्रे किया जाता है तो उसके लिए पर लीटर वाटर के लिए जो डोज है वो है 4 से 5 ml पर लीटर वाटर के लिए रिकमेंडेड होती है। यह संस्तुत प्रस्तुत दर है जो यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। आप इसकी मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 लीटर पर हेक्टेयर दी गई है ये रिकमेंडेड टोटल डोज है। यदि खेतों में खरपतवार बहुत ही ज़्यादा होते हैं या आप ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर खरपतवार बाहुल्य क्षेत्र है, सड़कों के किनारे प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वाटर के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है ये एक ऐसा शाकनाशी है जो नॉन सेलेक्टिव टाइप का है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा पॉइंट, ये नॉन सेलेक्टिव टाइप का हर्बिसाइड है और ये एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, यानी इसका प्रयोग करते समय आपको ध्यान में रखना होता है कि इसका स्प्रे केवल खरपतवार वाले पौधे पर ही किया जाए ताकि आपकी मुख्य फसल को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इसका प्रयोग करते समय आप नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग करें, नोजल लगाकर हुड का प्रयोग करते हुए इसका प्रयोग करें ताकि आपकी मेन फसल का प्रोडक्शन अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। ठीक, आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ये जो आपका पैराक्वाट डाइक्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र यानी इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, वो होता है C12H14Cl2N2। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। आपको बता दें कि जितने भी आपके हर्बिसाइड होते हैं उसमें अधिकांशतः ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, और जब इनमें कार्बन पाया जा रहा है यानी कि ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरीके से आपका यूरिया भी होता है। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2। यहाँ पे भी देखिए कार्बन पाया जा रहा है, अर्थात ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर भी इनका प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं किया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो यूरिया है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी इनका प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं किया जाता है। कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बावजूद इनका प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं किया जा रहा है। जानते हैं, ये दोनों ही सिंथेटिक टाइप के होते हैं, अर्थात चाहे यूरिया हो या आपका पैराक्वाट डाइक्लोराइड हो, ये कभी भी हमें नेचुरल रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। आपने कभी भी इन दोनों को नेचुरल रूप में प्राप्त नहीं किया गया होगा। ये जो दोनों होते हैं ये मुख्य रूप से फैक्ट्री में एक केमिकल प्रोसीजर के तहत ही तैयार किए जाते हैं। यही कारण है कि इनका प्रयोग
ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक। अब पैराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। वो सावधानियां क्या होती हैं? आपके फील्ड में आपकी जो भी मेजर क्रॉप लगी होती है उसमें यदि खरपतवारों की संख्या अधिक होती है तो आपको ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे यदि आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप उसका प्रयोग उस समय पे करेंगे जब वहाँ पे तेज़ हवाएं ना चल रही हो या आंधी और तूफान जैसी समस्या वहाँ पे ना हो। इसके अतिरिक्त यदि खेत में आपकी मुख्य फसलों के बीच में जो इंटर स्पेस दूरी होती है वो यदि कम है तो वैसी कंडीशन में आप इसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा उचित है। फिर भी यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग करें या फिर नोजल का प्रयोग करते हुए खरपतवारों के प्लांट के पास एकदम नीचे ले जाकर के वहाँ पे हुडिंग का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड है इसकी जो बूंदें हैं वो किसी भी प्रकार से आपकी मेजर क्रॉप यानी आपकी मुख्य फसल पर ना पड़े, अन्यथा आपकी मुख्य फसल जो होगी वो जल जाएगी, झुलस जाएगी और आपका प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेजर क्रॉप होगी वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी ये खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये जो आपका पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, जब इसका प्रयोग हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं तो ये उनमें होने वाली जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके अंतर्गत जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से फोटो सिस्टम सेकंड के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है उसे ये अवरुद्ध कर देता है। या फिर जो आपके वीड होते हैं उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो सेल वाल होती है, ठीक है, उसे ये डैमेज कर देता है, जिससे आपके जो खरपतवार होते हैं वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो होता है इसका प्रयोग बहुत सारे एनुअल और पेरिनियल खरपतवारों को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से सड़कों के किनारे या खरपतवार बाहुल्य क्षेत्र में, लॉन में, जीरो टिलेज कंजर्वेशन के अंतर्गत या फिर जिन फसलों में इंटर स्पेस ज़्यादा होता है वहाँ पे इसका प्रयोग उचित रूप से किया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली हर्बिसाइड के रूप में कार्य करता है।